आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्यारे शब्द के लिए और अब मैं अपनी क्लास प्रारंभ करना चाहूँगा। यदि कोई मित्र मेरा सामना करना चाहे आई मीन वीडियो ऑन कर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और यदि नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। शालीन सर आप रिकॉर्डिंग मुझे लगता है स्टार्ट कर दिए होंगे? जी सर, स्टार्टेड। ओके। तो मेरे सभी मित्रों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मेरा नमस्कार और जैसा कि आज हमारी मॉडर्निज़्म को लेकर दूसरी क्लास है, तो पहली क्लास में यदि आप रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी और यदि आप नहीं रहे हों नहीं नहीं रहे भी हों, तो आपको मौका मिलेगा मैं कुछ पॉइंट्स ज़रूर एक रिकैप लूँगा ताकि आप वहाँ से जुड़ जाएँ और हमारी बात आगे बढ़ जाए। तो ख़ास तौर से हमने अपनी पहली क्लास में आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स जो थे, किस तरह और किस तरह की सर्कमस्टेंसेस थी और क्या ड्राइव्स थी जिसने मॉडर्निज़्म को प्रोवोक किया या मॉडर्निज़्म जैसा मूवमेंट आया। जिसमें कुछ और विद्वानों का भी मैंने ज़िक्र किया। आपने कार्ल मार्क्स का देखा जिन्होंने फ़ॉल्स कॉन्शसनेस का कॉन्सेप्ट दिया और फिर आपने नीत्शे फ्रेडरिक नीत्शे को देखा जिन्होंने गॉड इज़ डेड कहकर पूरा ही मीनिंग का जो फाउंडेशन होता है उसी को कोलैप्स कर दिया और फिर आपने अम, और विद्वानों को देखा जैसे कि फ्रायड को आपने देखा जहाँ फ्रायड ने इनर रियलिटी की बात की उनके साथ हमारे अ, अ, कार्ल जुंग की हम लोगों ने बात की जहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे व्यवहार का जो पैटर्न बनता है वो एक तरह से हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शसनेस की भांति चीज़ें संग्रहित होती जाती है और वो नॉलेज सिस्टम बन जाता है और वो उसी से हमें वो डिसिप्लिन करता रहता है और हमें प्रभावित करता रहता है। हमने बर्गसन की भी बात की जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात से जुड़ती है चीज़ें जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से विलियम जेम्स जिन्होंने जो हेनरी जेम्स के भाई थे उन्होंने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में चर्चा की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की और उसके बाद आपने कुछ और विद्वानों को देखा लैंग्वेज के क्षेत्र में फर्डिनेंड डी सोशोर को देखा आपने और फिर आपने साइंस के फील्ड में एक क्रांतिकारी चेंज और कॉन्सेप्ट को देखा जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिया तो टाइम और स्पेस का जिस तरह से मर्ज हो गया या फिर उसकी ऑब्जेक्टिविटी उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दी। तो इन सारे विद्वानों से कहीं न कहीं हमें ये सीखने को मिला कि एक हम हमारे इनर लाइफ का कॉन्सेप्ट जो हम हमारे जीवन में जो चीज़ें हिडन है, उसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और तो एक तरह से हमने पूरी तरह से ये कोशिश की कि आपको हम बता पाएँ कि किस तरह से मॉडर्निज़्म स्टार्ट हुआ और विक्टोरियन कन्वेंशंस क्या-क्या थे जिनको वो रिजेक्ट किया और किस तरह से कुछ नया स्टार्ट हुआ जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर की बात किए। और एक चीज़ और जो उस दिन मुझे जोड़ना चाहिए था चूँकि टाइम का प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा टाइम का प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है। आपने एक चीज़ देखा कि आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरह से लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज़्म के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज़्म एंड रशियन फॉर्मलिज़्म का भी उस समय डेवलपमेंट हुआ, जिसने माना कि जो टेक्स्ट है, वह अपने में ऑटोनॉमस इस सेंस में है कि हम जब उसको अप्रोच करते हैं समझने के लिए, जब उसको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं उसकी, तो हमें टेक्स्ट पर ही वो जो वर्ड्स ऑन पेजेस होता है, उसी पर फ़ोकस करना चाहिए और बाकी जो उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करने की वो प्रोसेस था।
तो एक तरह से केवल कंटेंट और फॉर्म पर फोकस रहा न्यू क्रिटिक्स का, और दूसरी तरफ यदि हम देखें रसियन फॉर्मलिज्म का, तो उन लोगों ने कंटेंट भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लिटरेचर को हमें एक लैंग्वेज के रूप में ही केवल समझना चाहिए। और दोनों ही रसियन फॉर्मलिज्म और आपका न्यू क्रिटिसिज्म का जो फोकस था वो पोएट्री था। और पोएट्री तक खास तौर से ये दोनों स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म लिमिटेड थे। लेकिन हम ये सारी चीजें देख रहे हैं कि लिटरेचर का कोई फॉर्म ऐसा नहीं था जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं लिटरेचर के फॉर्म्स की और लिटरेचर के जनरास की, खास तौर से मॉडर्न लिटरेचर में, तो 5 या 4 विधा मेन रूप से आप देखेंगे। 5 विधा आप देखेंगे मेन रूप से, 5 जॉनरास आप देखेंगे लिटरेचर की। और आज मैं शुरुआत का अपना लेक्चर इसी पर पेश करूँगा। अ पहले हम बात करते हैं कि मॉडर्न पोएट्री की हम बात करते हैं, कि पोएट्री में क्या चीज़ें हो रही थी और क्या-क्या उसके विशेषताएँ थीं, और कौन-कौन से प्रोमिनेंट राइटर्स थे अ, जिनसे पोएट्री रिप्रेज़ेंट हो रही थी। अ, तो मित्रों, आपने जब आपको सर ने यदि रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिसिज्म पढ़ाया होगा, तो न्यू क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म का जो तक पहुंचने की जो जर्नी थी, आपने देखा होगा वहां पे कि किस तरह से ट्रांजिशनल पोएट्स ने बड़ी भूमिका निभाई, और जिसमें आपके ब्लैक से लेकर आपका थॉमस ग्रे जैसे पोएट्स, ट्रांजिशनल पोएट्स ने बड़ी जोरदार भूमिका निभाई। और फिर आपने देखा कि ये ऐसे पोएट्स थे जो ब्रीच का काम कर रहे थे। कुछ विशेषताएं इनके अंदर नियो क्लासिकल पोएट्री की थी, और कुछ विशेषता इनके अंदर रोमांटिसिज्म की थी। तो ठीक इसी तरह से जब हम एक ब्रिजिंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, तो उन कवियों का भी, उन ऑथर्स का, राइटर्स का अपने में बड़ा इम्पोर्टेंट उनका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है या सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये वहीं से चीजें बदलना स्टार्ट होती है। यदि आप रोमांटिक पोएट्री की बात करें, तो आप सभी ने एक पोएट को पढ़ा है, जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस बहुत ही पॉपुलर पोएट रहे हैं, और आप सभी उनकी रचनाओं को बहुत प्यार देते हैं। और एक उनकी रचना जो पाइड ब्यूटी है, मेरी भी फेवरेट है। और आप देखें वह वो एक तरह से वो लास्ट वाले लेट विक्टोरियन पोएट थे। और उनकी पोएट्री में यदि आप देखें, तो वो बड़े बहुत से प्रकार के अ, चे, चे, प्लीज टेल एग्जैक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ओके। आप यदि मुझसे बात कर रहे हैं कि मॉडर्न मोमेंट और मॉडर्न पीरियड के कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैं इसकी बात आपको बता दूं। देखें, हम 3 तरह से इसकी एज के बारे में सोचते हैं। पहला तो यह कि एम एच अब्राहम्स की यदि आप बुक पढ़ें, तो उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकली जो आपका मॉडर्न पीरियड है वो 1901 से लेकर 1945 तक है। और यदि आप जो चेंजेस स्टार्ट हो रहे थे, यदि आप उसको ट्रेस करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका वो चार्ल्स बॉडलेयर की बुक या गस्तेव लेफॉर्ड्स की बुक को यदि आप देखें, जो 1856 और 1857 में लिखी गई, वहां से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का पीरियड, एक तरह से आप मॉडर्न पीरियड विशेषताओं के आधार पर जान सकते हैं। अ, और चूंकि यदि एक कॉमन आइडिया बनाया जाए कि और विद्वानों की भी बात को शामिल करते हुए, तो आप पाएंगे कि 1890 से जो समय स्टार्ट होता है, खास तौर से जो ऑस्कर वाइल्ड की रचना है, वहां से लेकर आपका 1945 तक का जो समय है, वो मॉडर्न लिटरेचर का समय है। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बीच का टाइम, जिसे हाई मॉडर्निज्म का टाइम कहा जाता है, टी एस इलियट के द्वारा जिसका नेतृत्व होता है, इस तरह से आपको सोचना होगा।
अब मैं आपको बात कर रहा हूँ जीएम हॉपकिंस को, आपको समझना चाहिए इस बात को। देखिए जीएम हॉपकिंस एक ऐसे पोएट हुए जिनकी रचनाओं में आप एक तरह से चेंजेस देखते हैं। उन्होंने स्प्रंग रिदम का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने लैंग्वेज में काफ़ी वेरिएशंस और चेंजेस दिखाए। तो वहाँ से आप पा सकते हैं कि हमारे जीएम हॉपकिंस वो ब्रिजिंग पॉइंट हैं विक्टोरियन और मॉडर्न पोएट्री के, जहाँ से आप पा सकते हैं कि इस पोएट्री में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा था। चूँकि मॉडर्न लिटरेचर को एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर बोला जाता है क्योंकि ये सारे चेंजेस हुए हैं। अब मैं बात करूँ कि 1901 से 1945 तक के सफ़र में पोएट्री का, तो आप देखें कि 1901 से 1910 के बीच जो पोएट्री लिखी गई, ख़ास तौर से थॉमस हार्डी, ए. हाउसमैन, रुडयार्ड किपलिंग, राइट, डेविसन, और बहुत सारे विद्वान जिनका अभी मैं आपको मटेरियल शेयर करूँगा तो आप समझ पाएँगे। अ, तो आप देखिए ये ऐसे विद्वान थे जो ट्रांजिशनल पोएट्स थे मॉडर्न पीरियड के, या इनमें इनको यदि आप पढ़ें तो इनमें कुछ विशेषता मॉडर्न पीरियड की दिखती है, तो कुछ विशेषता इनके अंदर विक्टोरियन पोएट्री की दिखती है। और यह कहा जाए कि ये लोग विक्टोरियन मॉडल में या विक्टोरियन स्टाइल में मॉडर्न इश्यू को एड्रेस कर रहे थे। और आप इनकी पोएट्री को समझने की कोशिश करेंगे तो पाएँगे कि इनकी पोएट्री बहुत ज़्यादा सोशल मुद्दों को एड्रेस कर रही है, पॉलिटिकल मुद्दों को एड्रेस कर रही है, और साथ ही साथ कुछ जो विक्टोरियन मुद्दे थे, लॉस ऑफ फेथ या फेथ की बात कर रही थी। कुछ चेंजेस भी हो रहे थे जहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स जो वर्ल्ड वार की आशंका थी, आई मीन वो एक तरह से लोग कंजेक्चर कर रहे थे, उसको फोरटेल करने की कोशिश कर रहे थे, सोसाइटी में जो करप्शन था उसकी भी बात कर रहे थे। तो ये सारे मुद्दे उस इन कवियों के थे। रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक एक ऐसे पोएट है, आप देखेंगे कि वह 1901 से 1910 के बीच भी इनकी चर्चा है और आगे भी चर्चा है। तो 1901 से लेकर 1910 के बीच जो पोएट्री लिखी गई, इसको एडवर्डियन पोएट्री बोला गया, क्योंकि एडवर्ड सेवंथ उस समय राजा हुआ करते थे। अ, तो एडवर्ड सेवंथ के नाम के आधार पर इस पीरियड का नाम एडवर्डियन रखा गया। और एडवर्डियन पोएट्री की यही विशेषता रही कि यह ट्रांजिशनल फेज में थी। कुछ चीजें विक्टोरियन पोएट्री की लेकर चल रही थी, कुछ मॉडर्न कन्वेंशन मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे थे उसको लेकर चल रही थी। तो यह इसलिए पॉपुलर थी। मैं आपके साथ वो मटेरियल शेयर कर दूँ ताकि आपका फ़ोकस पूरी तरह से उस पर बना रहे। जी, आप में से कृपया कोई मुझे बताने का कष्ट करे कि क्या मेरी स्क्रीन आपको शेयर्ड दिख रही है? गाइज़, जी क्या सर, कोई मुझे शेयर बता। है। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, राइट, आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. ओके, राइट, फाइन। अ, तो मैं एडवर्डियन पोएट्री की बात कर रहा था जो किंग एडवर्ड सेवंथ के नाम पर यह पीरियड पड़ा था। और इस पीरियड में जो पोएट्स पॉपुलर थे, थॉमस हार्डी, ए. हाउसमैन, रुडयार्ड किपलिंग, डब्ल्यू. बी. येट्स, जॉन मेसफील्ड, रूपर्ट ब्रूक, एडवर्ड थॉमस, वॉल्टर डी ला मेयर एंड जॉन डेविसन। तो ये सब जो पोएट्स थे, मैं वही कह रहा था कि ये एक ब्रीच का काम कर रहे थे। यह
जो स्टाइल थी लगभग-लगभग विक्टोरियन पोएट्री से ही मैच कर रही थी, लेकिन कुछ चेंजेस भी मिल रहे थे। जो यह उस समय का इश्यू था समाज का, वो उसको एड्रेस कर रहे थे। मोरल एम्बिगुइटी की भी बात ये कर रहे थे। तो यह एडवर्डियन पोएट्री का हाल था उस समय। और जो दूसरी पोएट्री तो ये पहले आपने देखा एडवर्डियन पोएट्री और इसके बाद जो आपको मॉडर्न पोएट्री में देखने को मिलता है, वह वार पोएट्री देखने को मिलती है। और वार पोएट्री खास तौर से दोनों वार के बीच का है या फिर उसके पहले से भी कुछ पोएट्स ने उस जो माहौल बन रहा था, जो सर्कमस्टेंसेस बन रहा था, उसको वो विज़नरी थे तो वो देख पा रहे थे। तो ऐसे पोएट्स उसमें थे जिन्होंने वार पोएट्री को लिखा। वार पोएट्री को लिखने वाले कुछ ऐसे भी पोएट्स हैं जो खुद सोल्जर्स थे उसमें अ, सोल्जर्स की भूमिका भी निभा रहे थे। उन और जो वार के समय उनका अनुभव बना, जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस बना या फिर जो ब्रूटल रियलिटीज़ उन्होंने वर्ल्ड वार की देखी, समझी, अ, तो उसको भी उन्होंने अपने पोएट्री का थीम बनाया। इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी जो पोएट्री है वो एंटी वॉर सेंसिबिलिटी उसमें पाएँगे आप। वो एंटी वॉर सेंसिबिलिटी है या एंटी वॉर मैसेजेस वो देती है, वो बताती है कि किस तरह से यह कितनी ग्रीम रियलिटी है वॉर का। वॉर को हम लोग बहुत ज़्यादा वैलराइज़ नहीं कर सकते बल्कि ये बहुत नेगेटिव फेनोमेनन है। और उसमें भी एक आपके कवि थे रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक चूँकि जैसे हमारे इंडिया में ब्रेवरी का या फिर बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिज़्म की बात होती है, तो वह इन फैक्ट ही वाज़ टॉकिंग इन फेवर ऑफ वॉर। तो लेकिन और बाकी जो कवि हैं वह वॉर के खिलाफ थे। आप नीचे देख सकते हैं। आपके फिर से विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्रीड सशून, ये दोनों ही जो पोएट्स हैं, ये दोनों पोएट सोल्जर्स हैं और इन्होंने अपना जो अनुभव रहा वॉर में पार्टिसिपेशन का और वॉर को फाइट करते हुए, उन्होंने ये अपनी पोएट्री का उसको हिस्सा बनाया है। तो बहुत ब्रूटल डार्क रियलिटीज़ जो वॉर की है उन्होंने इसको रखा है। तो विल्फ्रेड ओवेन, सिग आपके सिगफ्रीड ससून, रूपर्ट ब्रूक, आइज़ैक रोज़नबर्ग, रॉबर्ट ग्रेव्स, एडवर्ड थॉमस, ये जो पोएट्स हैं आपके वार पोएट्री लिखने के लिए काफ़ी पॉपुलर हुए। अब हम तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं और तीसरी कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है 1910 से ही और वह करीबन 1936 तक चलती है। उसमें कुछ पोएट्स हैं और उसको बोला गया जॉर्जियन पोएट्री। और जॉर्जियन पोएट्री अगेन किंग जॉर्ज 5 के नाम पर वो उसका नामकरण हुआ है। और जॉर्जियन पोएट्री एक एंथोलॉजी है जिसको 2 विद्वानों ने मिलकर पब्लिश किया, एडिट किया, जिसको आप जान सकते हैं। हैरोल्ड मुनरो और एडवर्ड मार्श ने जॉर्जियन पोएट्री की जो एंथोलॉजी थी उसको लिखा। और इसमें भी रूपर्ट ब्रूक, सिगफ्रीड ससून, वाल्टर डेला मेयर, रॉबर्ट ग्रेव्स, एडमंड ब्लंडन, डीएच लॉरेंस, एडवर्ड थॉमस, जॉन ड्रिंकवाटर, ए हाउसमैन, हैरोल्ड मुनरो। ये आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों प्रकार की पोएट्री में कुछ नाम तो कॉमन है। लेकिन जो जॉर्जियन पोएट्री है ये आप ध्यान दें कि यह एक तरह से एंटी मॉडर्न स्पिरिट रखती है क्योंकि ये पुनः जिस तरह से रोमांटिक पोएट्री लिखी जा रही थी अपने समय में, रूरल बैकग्राउंड को लिया जा रहा था, नेचर को लिया जा रहा था और पुअर पीपल की आवाज़ को उठाया जा रहा था। तो एक तरह से कुछ इमेजिनेशन इमोशन की भरमार थी रोमांटिक पोएट्री में। तो जॉर्जियन पोएट्री एक तरह से उसी की एक कॉपी है। और यह चूँकि जो मॉडर्न पोएट्री की स्पिरिट है उसको ये रिजेक्ट करती है। इवन दो रिजेक्ट करती है लेकिन चूँकि आप यदि पानी में प्रवेश कर रहे हैं तो आप पानी से बिल्कुल नफ़रत यदि भी करते हो तो आप भीगेंगे ही भीगेंगे।
आपको भी वो प्रभाव झेलना पड़ेगा पानी का। ठीक उसी तरह से जॉर्जियन पोएट्री के लोग इवन दो कि वो रोमांटिक पोएट्री को कॉपी कर रहे थे या रोमांटिक ढंग से पोएट्री को लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो वर्तमान के मुद्दे थे, वॉर थे या फिर करप्शन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था और साइंस की जो इवल्स था और बाकी चीज़ें, उससे ये भी लोग बच नहीं पाए। अपनी पोएट्री में कहीं न कहीं इनकी पोएट्री में भी वो चीज़ें आती गई। तो यह वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह डिवीज़न नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें इनमें भी ओवरलैप करती हैं। न चाहते हुए भी ये पोएट्स में मॉडर्न टेक्निक्स या फिर मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स आ ही जाता है। तो यह तीसरी प्रकार की पोएट्री रही। अब हम आते हैं चौथी कैटेगरी की तरफ, और आप जानते हैं कि वह कैटेगरी बहुत एक ऐसी कैटेगरी है जो मॉडर्न पोएट्री का जो सार है वहीं हमें जाकर मिलता है। और आप जानते हैं कि इसको आप कह सकते हैं हाईली एक्सपेरिमेंटल और इंटेलेक्चुअल पोएट्री, और जिसके रिप्रेजेंटेटर जो हैं, जो रिप्रेजेंट करते या रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके इलियट साहब हैं। और आप देखें टी.एस. इलियट साहब, एज़रा पाउंड, डब्ल्यू.बी. येट्स और फिर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो पोएट्स हैं जिसे आर्डन ग्रुप कहा जाता है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, स्टेफन स्पेंडर, सेसिल डे लेविस एंड लुइस मैकनीस एंड इनको फोर मस्किटियर्स भी बोला जाता है। तो आप अब जैसा कि हम लोगों ने वेस्टलैंड का स्टडी कर भी चुके हैं कि किस तरह से तमाम एक्सपेरिमेंट्स है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, इनर रियलिटीज पर जोर है, फ्रेगमेंटेशन है सोसाइटी का, आइसोलेशन है सोसाइटी का, और किस तरह से ये पोएट्स जो हैं एक तरफ कोशिश करते हैं कि हम मॉडर्न मॉडर्न एरा का, खास तौर से ड्यू टू वर्ल्ड वार और इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी प्रकार के जो चेंजेस हुए हैं, और उस चेंजेस के कारण जो एक तरह की स्टेरिलिटी और फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन और जो सोसाइटी में आया है, तो उसको वो किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप टी.एस. इलियट को देखें, इज़रा पाउंड के संदर्भ में मैं थोड़ा-सा अलग से बात कर लूँगा अभी। डब्ल्यू.बी. येट्स हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन हैं, तो ये तीनों पोएट्स एक तरह से स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन चाहते हैं, एक तरह से समाज को रिस्टोर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल रेस्टोरेशन चाहते हैं, सोशल रेस्टोरेशन चाहते हैं, कल्चरल रेस्टोरेशन चाहते हैं। और आप इनकी पोएट्री को पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि इनकी पोएट्री जैसे-जैसे अंत होती है, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ रेस्टोरेशन। और वो रेस्टोरेशन क्या है कि पुनः एक बेहतर हम जो समाज की प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का वास्तविक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम कैसे उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं? क्या क्या हमारा मेथड्स होगा? क्या तरीका होगा? आप टी.एस. इलियट को देखें या डब्ल्यू.बी. येट्स की 2 पोएम की मैं चर्चा करूँ, वेस्टलैंड में भी आप देखें उन्होंने दा 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 अ, जो हमारे यहाँ इंडियन कॉन्सेप्ट है उपनिषद का, उसके द्वारा उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की बात करते हैं। और डब्ल्यू.बी. येट्स हमारे यहाँ जो नरसिम्हा का अवतार था, ठीक उसी तरह से ये भी एक स्प्रिट जो स्पिरिटस मंडी से आती है, अ, वहाँ से किस तरह से वो 2000 इयर्स आफ्टर वो पुनः जीसस क्राइस्ट माने सेकंड मिलेनियम में किस तरह से वो पुनः अपने खूंखार अवतार में आकर जो प्रॉब्लम से जो गलत लोग हैं उसको उसका समाधान करेगी। इसी तरह से आप डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की पिटीशन को पढ़ें, तो उसी तरह का सेंसिबिलिटी इसमें है, या इनकी कंसीडर पढ़ें, या फिर आप इनकी ये डिह्यूमनाइजेशन को कैसे दिखाते हैं संसार में, जो कैसे लोग इनह्यूमन इविल्स को फैला रखे हैं, वो उसकी बात करते हैं, फिर उसको रिस्टोर करते हैं। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन और ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो ऑक्सफोर्ड पोएट्स हैं या ऑर्डन ग्रुप के पोएट्स हैं, आप ये बहुत पॉलिटिकल काइंड के पोएट्स हैं। आप इनकी पोएट्री को देखें तो ये मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। मार्क्स के फॉलोअर्स हैं और ये जानते हैं कि हमें बहुत
रिवॉल्यूशनरी स्टैंड लेना पड़ेगा समाज को सुधारने का, या फिर जो पॉलिटिकल अपहेवल्स है या फिर सोशल अपहेवल्स है उसको रिस्टोर करने का। तो इनकी और इन आप इनकी पोएट्री को पढ़े, देयर पोएट्री इनकी हाईली सिंबॉलिकल है, इमेजेस हैं, माइथोलॉजी से भरी हुई इनकी पोएम्स हैं, रेफरेंसेस हैं, एल्यूजन्स हैं। सो बहुत टफ और बहुत डिफिकल्ट पोएट्री यहाँ पर हो जाती है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाती है। और आप जाने कि जो यह इंटेलेक्चुअल स्पिरिट थी उस समय की पोएम की, इस कारण से इनको बहुत विरोध झेलना पड़ा, न केवल पॉलिटिकल अथॉरिटीज का बल्कि जो रीडर्स थे उनका। तो टीएस इलियट आगे आकर कहते नो, जो मॉडर्न पोएट्री होनी चाहिए वो बिल्कुल डिफिकल्ट होनी चाहिए। और इनके एक और फिलोसोफर थे थियोडोर अडोर्नो, आप जानते होंगे उनको। तो ये दोनों स्कॉलर्स इस बात का समर्थन कर रहे थे कि पोएट्री तो डिफिकल्ट होनी चाहिए। और डब्ल्यू बी येट्स की जहाँ तक बात करें तो एक ऐसे कवि हैं, आप देखें शुरुआत जब होती है इनकी तो यह इनको लास्ट रोमांटिक बोला जा रहा, लास्ट रोमांटिक पोएट के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन लेकिन आप इनकी पोएट्री को देखें तो कई ढंग के चेंजेस हैं, कहीं माइथोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, फोकलोर भी इनकी पोएट्री में आया है। तो एक तरह से और बहुत यू नो आप जो ऑर्डिनरी नेस होता है फोकलोर में, वो इसको भी अपनी पोएट्री में ये लेकर आते हैं। और टी एस इलियट, डब्ल्यू बी येट्स, एजरा पाउंड, ये ऐसे कवि रहे हैं कि ये इंडियन माइथोलॉजी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मॉडर्न पोएट्री का जो असली रूप, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म हमें दिखता है, वो इन कवियों के साथ देखने को मिलता है। इसके बाद एक और कैटेगरी आपको दिखने को मिल जाती है, और वो नियो रोमांटिक पोएट्री, नियो रोमांटिक मॉडर्न पोएट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर दो कवि हैं, डिलन, ये आप जो प्रोनाउंस करते हो, डायलन या डेलन, थॉमस और जॉर्ज बार्कर, ये दोनों कवि हैं जो पुनः एक तरह से रोमांटिक रोमांटिक स्पिरिट को मॉडर्न स्पिरिट के साथ ब्लेंड करने का जो इन लोगों ने काम किया है। तो इनकी पोएम में इस तरह की आप विशेषता पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि ये 5 ट्रेंड्स आप देख सकते हैं रोमांटिक पोएट्री के मॉडर्न पोएट्री के साथ। पहला कि आपका वॉर पोएट्री, सॉरी, आपका एडवर्डियन पोएट्री है, फिर आपका वॉर पोएट्री है, फिर आपका जॉर्जियन पोएट्री है, फिर हाईली एक्सपेरिमेंटल पोएट्री है या इंटेलेक्चुअल पोएट्री है, और फिर नियो रोमांटिक पोएट्री है, आप ये पाएंगे। आइए अब हम लोग एक अन्य जॉनरा की बात करें और वहाँ हम पहुँचते हैं मॉडर्न प्रोज की तरफ चलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की तरफ चलते हैं। मैं बड़ा ध्यान से पढ़ाई किया हूँ, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इनमें मिलेंगी कि जी के चेस्टरटन, हिलेरी बेलॉक, इवे लुकास, एजी गार्डिनर, रॉबर्ट लिंड, मैक्स बियरबॉम, यदि आप इनके प्रोज रचनाओं को पढ़ें, इनके टेक्स्ट्स को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, या सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, या छोटी छोटी मुद्दों की बात कर रहे हैं अपने, माने एक तरह से कोई मुद्दा नहीं आप बचेगा जो इनकी आप रचनाओं में नहीं पाएंगे। लेकिन एक कमाल की बात जो आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि ये राइटर्स की जो जिनसे ये इंस्पायर्ड हैं, या जिनकी यह एक तरह से जिनकी इंस्पिरेशन लेकर ये अपनी रचनाओं को लिख रहे हैं, आपके लैम्ब का नाम उसमें बहुत ज्यादा आता है। आप रॉबर्ट लिंड को देखें, जी गार्डनर को देखें, ईवी लुकास को देखें, ये सब लोग लैम्ब से प्रभावित दिखते हैं। बहुत पर्सनल टाइप का एसेज या प्रोज पीसेस ये राइटर्स लिख रहे थे। और और भी आप देखें उस समय के कुछ प्रोज एसेज, तो कुछ राइटर्स जो नॉवेल राइटर्स थे या फिर जो ड्रामा राइटर्स थे, वो भी प्रोज पीसेस लिख रहे थे। आप उसमें एक बहुत बड़ा नाम आएगा आपको, वर्जीनिया वुल्फ, जो फेमिनिज्म की वॉइस थी और फेमिनिस्ट इश्यूज को उठा रही थी। इसी तरह से जॉर्ज ऑरवेल आएंगे जो उस समय की पॉलिटिकल इश्यूज को उठा रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक
डाइवर्स टाइप्स का राइटिंग हो रही थी मॉडर्न इंग्लिश प्रोज में। हाउएवर ये भी इनके साथ भी वही है कि जो मॉडर्न टेक्निक्स थी, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये भी सब अपनी रचनाओं में कर रहे थे। आप देखेंगे कि बहुत इनर रिफ्लेक्शंस भी इनके रचनाओं में आपको दिखने को मिल जाएगी। एजी गार्डिनर का एक बहुत पॉपुलर प्रोज आप हम लोग को क्लास 12th में पढ़ाया जाता था। आप अ फेलो ट्रैवलर यदि आप पढ़े हों, तो आप देखें कि किस तरह से वहाँ पर इमेजिनेशन का और एक तरह से गॉथिक एलिमेंट भी आपको मिल मिल जाएगा इनकी रचना में। तो ये सारे मुद्दे थे जो मॉडर्न इंग्लिश प्रोज में उस समय अ, इन इन ऑथर्स के द्वारा आए। अब हम चलते हैं मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में जो बहुत पॉपुलर हुआ पोएट्री के बाद, वो रहा नॉवेल। तो नॉवेल की बात करें तो आपके तमाम नाम हैं, जोसेफ कनराड, जॉर्ज मूर, मूर, एच.जी. वेल्स, जॉन गाल्सवर्दी, अर्नोल्ड बेनेट, रुडयार्ड किपलिंग, ए.एम. फॉस्टर, विलियम समरसेट मॉगम, एल्डुअस लियोनार्ड हक्सले, ह्यूज uh, yeah, Walpole, D.H. Lawrence, Dorothy Miller Richardson, James Joyce, Virginia Woolf, Evelyn Waugh, Graham Greene, and George Orwell. ये जितने बड़े नाम हैं, मैं इन नामों में से कुछ इस तरह से बात करूं कि आप इनमें से कुछ ऑथर्स देखेंगे, जोसेफ कनराड, जॉर्ज मूर, H.G. Wells, John Galsworthy, Arnold Bennett, Rudyard Kipling, E.M. Foster, मॉगम, हैक्सले, ये जो 9 तक आप 10 तक आप देख पा रहे हैं, ये एडवर्डियन पीरियड से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। और आप देखेंगे तो इनके सामने भी एक तरह से सोशल रियलिज्म की ये बात कर रहे थे, और सोशल रियलिज्म के साथ साथ जो कुछ इंपीरियलिज्म की बात कर रहे थे, और इंग्लैंड की जो उस समय डोमिनेंस था उसकी बात कर रहे थे, और समाज में जो सोशल रिफॉर्म हो रहा था, क्लास की बात कर रहे थे, पुअर और नो अरिस्टोक्रेटिक क्लास, और जो कैपिटलिस्ट एंड ऑफ कोर्स पुअर क्लास में जो एक तरह का गैप है, उसके बाद जिस तरह उस कारण जो इनजस्टिस फैली है, उसकी बात कर रहे थे। और एच जी वेल्स के साथ आप यस जोसेफ कनराड के साथ आप देखेंगे कि यह एक ऐसे नॉवलिस्ट उस समय के थे जो बहुत मेजर वाइज थे मॉडर्न नॉवेल के, इन द सेंस कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आप देखें कि यह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस भी इनके नॉवेल में उस समय आ रहा था, उसके भी फीचर आ रहे थे। और मोरल एम्बिगुइटी जो मॉडर्निज्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि आदमी लोगों के लिए किस इफ यू स्टडी हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कनराड, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वो गॉड बना फिर रहा है। कर्ट्स कर्ट्स का जो कैरेक्टर है, किस तरह से वो अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाकर उनका गॉड बना फिर रहा है, और लोग उसको गॉड की तरह ट्रीट भी कर रहे हैं, और बट वो कितना इनह्यूमन है। उसके हार्ट डार्कनेस का मतलब वो बुराइयां हैं, जो जंगल की बुराइयों के साथ साथ वो उसके हार्ट की बुराइयों को दिखा रहा। तो किस तरह से ये इनर रिफ्लेक्शंस है जोसेफ कनराड का, दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इनको देखें, एच जी वेल्स को, तो एच जी वेल्स एक मैं मानता हूँ कि पोस्ट मॉडर्निज्म में जो नॉवेल्स लिखे गए उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने में एच.जी. वेल्स का हाथ है, क्योंकि इन्होंने साइंस फिक्शन लिखा, और साइंस फिक्शन इन्होंने साइंस के जो मिरेकल्स होते हैं, जो उसके ऑफ कोर्स इवल्स भी जो उसके होते हैं, इन्होंने अपने फिक्शन में दिखाया। और आप इनकी टाइम मशीन पढ़ें, मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा है इसको, टाइम मशीन को, कि किस तरह से जो स्पेस ट्रेवलर है, जो टाइम मशीन का ट्रेवलर है, वो किस तरह से 3 ही दिन के अंदर कितना लाख ईयर्स आगे की जर्नी वो कर कर आता है। और ये सोचने की बात है कि इज इट पॉसिबल कि हम जो ये टाइम
टाइम और स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से ब्रेक होता है एचजी वेल्स की रचनाओं में, आप इसको बहुत अच्छा से जान सकते हैं। और इनविजिबल मैन यदि आप इनका पढ़े हों, तो उसमें भी आप देखेंगे किस तरह से साइंस का मिरेकल है, बट उसी मिरेकल के साथ बहुत सारा कुछ जो इनविजिबल मैन उसको झेलना पड़ता है, भूख-प्यास से झेलना पड़ता है, समाज में उसको उसको कैसे ट्रीट करता है, उसको झेलना पड़ता है। तो हाउ ब्रूटल रियलिटी उसके साथ घटित होती है, उसकी बात करते हैं। आप देख सकते हैं जॉन गॉल्सवर्दी सामाजिक मुद्दों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एडवर्डियन है। इन्होंने समाज में चाहे इनजस्टिस हो, जस्टिस की सेंस हो, कैपिटलिस्ट और पुअर क्लास के बीच जो डिवीज़न हो, और जो उस समय की चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिसेस हो, वो सब कुछ की चर्चा आप इनके साथ देख सकते हैं। अर्नोल्ड बेनेट ऑफ कोर्स उस समय के रियलिज़्म की बात करते हैं। और रूडयार्ड किपलिंग ऑफ कोर्स ये बहुत यह एक ऐसा विद्वान आई मीन नॉवेलिस्ट है या फिर स्कॉलर है जो क्वीन विक्टोरिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है, और साथ ही साथ वह इंग्लैंड की जो प्रभुसत्ता है, इंपीरियलिज्म है और कॉलोनियलिज्म है, वो उसको सपोर्ट करता है। वो उसको चाहता ही नहीं कि उसका एंड हो। ऑफ कोर्स ईएम फॉस्टर को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों के बीच किस तरह से रिलेशनशिप है, और आपसी ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप की भी बात आप इनके अंदर पाएँगे। आप होमोसेक्सुअल काइंड की थीम भी आप इनके नॉवेल में पा जाते हैं। अब एल्डोस हक्सले को देखें तो डिस्टोपियन नॉवेल लिखने का शुरुआत इन्होंने ही की थी। जो अटोपियन कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ ना तो गरीबी हो, ना तो कोई भूखा रहे, ना तो कोई ये रहे, तो आप इनके नॉवेल को पढ़ें। ब्रेव वर्ल्ड जो आप नाम पूरा जानते हो, ब्रेव वर्ल्ड, ब्रेव इस तरह की एक रचना है इनकी, आप उसको पढ़ें तो आप देखें कि किस तरह से यह अटोपियन विजन को क्रिटिसाइज करते हैं और ब्रूटल रियलिटीज को यह सामने लाते हैं। अ, तो यह राइटर्स यहाँ तक सीमित थे, लेकिन अब आप यदि आगे बढ़ते हैं मॉडर्न नॉवेल में, तो पाएंगे कि अ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नॉवल की शुरुआत होती है, वो डीएच लॉरेंस से लेकर या आपके जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ और रिचर्डसन, ये कुछ, और ऑफकोर्स जोसेफ कनराड, ये कुछ इतने बड़े नाम हैं जो सीधे-सीधे इनके नॉवेल्स या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और वॉर की ब्रूटल रियलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और जो जो आइसोलेशन और एक लोनलीनेस पैदा किया था वॉर, उससे प्रभावित है, और ऑफ कोर्स फ्रायड से, बर्गसन से, कार्ल जंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बिकॉज़ इनकी नॉवेल्स एक तरह की साइकोलॉजिकल नॉवेल बन जाते हैं, खास तौर से जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ के जो नॉवेल्स होते हैं। अ, तो हम पहले बात कर लें डीएच लॉरेंस की। डीएस लॉरेंस की आप यदि रचनाओं को पढ़ें तो इनके इनमें अलग-अलग नॉवेल में एक अलग-अलग कुछ चीज़ें पाएँगे, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी, जो वो सेक्सुअल अर्ज या फिर यस सेक्सुअल ओपननेस, या जो इन्होंने सेक्स का ट्रीटमेंट उसमें डील किया है, सेक्स की थीम को वो बहुत ज़्यादा ओपन, और इनका मानना ही था कि चूँकि हम जो समाज में अपना एक झूठी मोरालिटी का कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जो विक्टोरियन मोरालिटी के खिलाफ में ये लिख रहे थे। तो जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, या फिर जो मशीन का जो एज है या साइंस का एज है, ये हमें एक तरह से क्रिपल करता जा रहा है। हमें इतना बांधता जा रहा है कि हम अपनी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स है, उसको हम सामने नहीं ला पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यह इंस्टिंक्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आप लेडी चैटरलीज लवर देखें, या आप विमेन इन लव देखें, रेनबो देखें, उन सारी रचनाओं में एक खुलम आई मीन एक ओपन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को इन्होंने दिखाया है। अ, और आप विमेन इन लव पढ़ें तो मैंने तो पढ़ा है, और बीएचयू के भी जो लोग होंगे जुड़े होंगे पढ़े होंगे, आप लोग के भी शायद सिलेबस में रहा हो। तो विमेन इन लव को यदि आप पढ़ें तो उसमें 2 बहनें हैं, उर्सुला और गुडरुन, और उसी तरह से 2 दोस्त हैं, आपके
रूपर्ट बर्किन एंड आपका दूसरा जेरार्ड, दोनों के बीच बड़ी गाढ़ी गाढ़ी दोस्ती है। वो दोस्ती केवल माने मैन और इस पॉइंट पर चली गई जहां पर आप गेस करते हैं कि मे बी दे आर होमोसेक्सुअल, और उनके बीच गे काइंड का रिलेशनशिप है। हाउएवर जब इन कैरेक्टर्स की उर्सुला एक टीचर रहती है, गुडरन एक ऑफ कोर्स आर्टिस्ट रहती है। जब इनकी मुलाकात होती है उर्सुला और रूपर्ट बर्किन की, तो ये दोनों अट्रैक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और वही दूसरी तरफ जेरार्ड और गुडरन के बीच भी एक तरह से अटैचमेंट आता है, बट वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। और तो रूपर्ट बर्किन एंड जो उर्सुला है, एक दूसरे का जो रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स ये जब एक दूसरे के साथ ये मीटिंग कर रहे होते हैं या मेट कर रहे होते हैं या कपुलेट कर रहे होते हैं, तो उसी समय इनके साथ जो बाउंड्री है समाज की, सोसाइटी की, वो भी इनके डिस्कोर्स में आता है, एंड दे टॉक अबाउट दैट। और उसको कैसे ये लोग कंटेस्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स एक बार ये चारों कैरेक्टर्स मिलकर एक जर्नी पर जाते हैं, आल्प्स माउंटेन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर दे एंजॉय देयर लाइफ रियली। और आप हाउएवर यू नो उसमें जो कैरेक्टर है उर्सुला और रूपर्ट बर्किन दोनों लौट आते हैं, लेकिन गुडरन और वहाँ पर जेरार्ड रुकने का फैसला करते हैं। तो जब वो वहाँ रुके रहते हैं, तो एक पेंटर वहाँ पर, एक आर्टिस्ट और आता है, जिसके प्यार में पड़ जाती है गुडरन, और धोखा दे देती है जेरार्ड को। तो इसका मतलब यह है कि वह अपने ही तरह का आदमी खोज रही थी, और इससे सहमत नहीं, इससे उतना इसका अटैचमेंट नहीं था। और जब उसको धोखा मिला, तो वह उसको मारना चाहता है, लेकिन डिसाइड करता कि नो, ऐसा नहीं करेगा। वो निकल जाता है और इतना दूर चला जाता है पर्वत में कि बर्फ से ढककर मर जाता है। तो जब वो मर जाता है, तो एक खास बात जो होती है, उर्सुला और रूपर्ट बर्किन के बीच जो टॉक होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वहाँ वो कहता है कि देखो उर्सुला, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आई एंजॉय योर कंपनी, तुम्हारा प्यार भी बहुत है, बट मुझे एक और कंपनी चाहिए, एक जो मेरा मित्र मुझे दे पा रहा था, जो मुझे फुलफिल कर रहा था, जो मुझे ऐसा फील कर रहा था कि मैं कंप्लीट हूँ। तो इसका मतलब हमें इस तरह का रिलेशनशिप भी चाहिए, जहाँ पर आप अपने आप को कंपैटिबल फील कर सके। तो कंपैटिबिलिटी आप इनके नॉवेल में पाते हैं। और ऑफ कोर्स सेक्सुअल ओपननेस की बात आप इनके नॉवेल को पढ़ेंगे तो जानेंगे ही। अब आप देखें, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ को मैं बात कर लूँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जेम्स जॉयस को यदि आप पढ़ें, इनकी 2 रचना यूलिसिस, और अ, एक रचना है इनकी द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज एन यंग मैन, यदि मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो। यदि आप दोनों को पढ़ें, तो मैं जो स्टेफन डेडलास है उसमें भी वो हीरो है, इसमें भी हीरो है, बट आप देखेंगे कि इनके कैरेक्टर्स के बीच हैलुसिनेशन है, बार-बार अलोन होकर ये थिंक करते रहते हैं, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है हमेशा। जो इनके विचार हैं, आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, इनके अंदर-अंदर ही चलते रहते हैं, और ये इनको बहुत प्रभावित करते हैं। और ऑफ कोर्स इसमें उन्होंने यूलिसिस को पढ़े, तो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स स्टेफन डेटलास, और एक ब्लूम का कैरेक्टर है, उसकी वाइफ है, और वाइफ उसको किसी और से मोहब्बत करती है, धोखा दे रही होती है, लेकिन वो भी ये जानता है कि उसकी वाइफ धोखा दे रही, बट उससे बात नहीं कर बल्कि वो कहीं और अपनी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं और रास्ता बनाता है। और आप देखेंगे कि इसी इसी नॉवल में, यूलिसिस में, ये मास्टरबेट भी करता है एक लड़की को देखकर। तो एक तरह से आप इसमें देखें कि जो सेक्सुअल थीम की जो ट्रीटमेंट है, वो होमोसेक्सुअल या फिर इस तरह की लेस्बियन रिलेशनशिप या फिर सेक्सुअल ओपननेस, इस तरह की सारी चीजें इसमें आपको
मिलेंगी। लेकिन जो जेम्स जॉयस की रचना इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया है। इनके कैरेक्टर्स हर वक़्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, खोए रहते हैं थॉट प्रोसेस में और उस प्रोसेस में ये देखते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के द्वारा अपने बैक की लाइफ़ को, आगे की लाइफ़ को, अपने प्रोफ़ेशन के बारे में सोचते रहते हैं। और यदि आप इनका अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज़ एन यंग मैन पढ़ें तो यह बिल्डंग्स रोमन माने एक कैरेक्टर का इवोल्यूशन कैसे होता है, वो इस पर आधारित नॉवेल है जो सोशल रियलिटी से, रिलीजियस रियलिटी से जब इंटरैक्ट होता है, तो किस तरह के उसके अंदर चेंजेज़ होते हैं और चेंजेज़ होकर फाइनली रिलीजियस बाउंड्री को वो तोड़ता हुआ कैसे अपने सपने को जीने के बारे में सोचता है। अ, अब मैं वर्जीनिया वुल्फ की बात करूँ तो मैं मानता हूँ कि यदि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का बहुत बड़े सफलतापूर्वक किसी ने यूज़ किया है। सफलतापूर्वक का मतलब मैं कहूँ यदि प्रोमिनेंट वॉइस कोई है तो वर्जीनिया वुल्फ हैं और वर्जीनिया वुल्फ का यदि आप मिसेस डैलोवे पढ़ें, तो मिसेस डैलोवे वह एक दिन का उसकी पूरी जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे का है और एक ही दिन में आप देखेंगे कि वर्जीनिया वुल्फ का वो जो नॉवेल है मिसेस डैलोवे और क्लैरिसा नामक जो कैरेक्टर है माने मिसेस डैलोवे जो हैं, वो किस तरह से एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही हैं और एक पार्टी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं। उस पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते समय एक और भी मुद्दा है कि उसका हस्बैंड उसको कैसे फिर से प्रपोज़ करेगा या अपना लव का कैसे एक्सप्रेस करेगा। ये तो छोटी-सी बात होगी, जो मेन बात है वो ये है कि किस तरह से वह कभी स्विच करती है अपने पास्ट के बारे में, कभी अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचती है, कभी अपने पीटर के साथ लव अफेयर के बारे में सोचती है। और फिर वो कैसे अपनी अ मैं आप लोग के मैसेज अभी नहीं देख पा रहा हूँ, काइंडली आप बाद में मुझसे मैसेज करें, मुझसे बात करें। क्योंकि मैं अपना जब स्क्रीन पर होता हूँ तो आप मुझे कोई नहीं दिखता है। ये भी बड़ी आयरनी वाली बात है, राइट? तो मित्रों उसी समय इनका एक तरफ तो इनकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में क्लैरिसा नामक कैरेक्टर जो जो लीडिंग फिगर है तो वह किस तरह से अपने चाइल्डहुड के बारे में अपने प्रेजेंट के बारे में बार बार सोचती है करती है कभी इधर कभी उधर बट एट द सेम हमें एक कैरेक्टर है सेप्टिमस स्मिथ जो अभी रिसेंटली इंजर्ड हो गया वार में और वो वार में इंजर्ड है फिर वह दो इन द मॉर्निंग वो इंजर्ड है और इवनिंग में आफ्टरनून में या नून के समय वो डॉक्टर के पास जाता है और इवनिंग में वो कमिट सुसाइड कर लेता है लेकिन वो शेल सॉक्ड है और शेल सॉक मैंने बताया था कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थीम है कि किस तरह से साइकोलॉजी आप केवल फिजिकली जब वार में होते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं आप लोगों को मरते हुए देखते हैं तो आप केवल फिजिकली वुंड नहीं होते हैं वुंडेड नहीं होते हैं बल्कि आप इंटरनली भी वुंडेड होते हैं और उसका प्रभाव आपको दिखता है वो उसे शेल शॉक्ड बोलते हैं एक तरह से न्यूरोसिस का शिकार आदमी हो जाता है और उस बीच आप देखेंगे कि किस तरह से उसकी वाइफ उसको लेकर डॉक्टर के पास आती है बट डॉक्टर इज नॉट वेरी फ्रेंडली वो अपने आप को बहुत डोमिनेंट ढंग से उसके सामने पेश करता है और अंत में उसको लगता है कि डॉक्टर मुझे मारने आ रहा है और वो जंप कर कर कूद जाता है और वही पार्टी का अंतिम बिंदु भी है तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही है दो नैरेटिव्स एक साथ चल रही है एक तरफ तो उस सेप्टिमस की और एक तरफ इनकी पार्टी की तो आप देखें कि क्लैरिसा के विजन से या माइंड से किस तरह से आइडियाज फ्लो बह रहे हैं वो केवल न केवल अपने पास्ट प्रेजेंट के बारे में सोच रही बल्कि सेप्टिमस वारन के बारे में भी सोच रही तो कहीं ना कहीं वो उसका अंग बनता उस पूरे प्रोसेस में अंग बनता गया उसके क्लैरिसा के कि किस तरह से कितना ब्रूटल ढंग से उसने कमिट सुसाइड माने कमिट सुसाइड होने का मतलब एक तरह से ये है कि ह्यूमैनिटी किस जगह पहुंच गई है राइट तो ये सारी चीजें आप पाते हैं और अब मैं जॉर्ज ऑरवेल की तरफ आता हूँ जॉर्ज ऑरवेल आपके सर ने एनिमल फार्म को पढ़ाया होगा आप बहुत परिचित होंगे और मैं भी इस इनके नॉवेल का बहुत बड़ा दीवाना हूँ खासतौर से एनिमल फार्म का और मॉडर्न पॉलिटिक्स या आज की कंटेम्पररी पॉलिटिक्स को समझने के लिए इनका नॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है
एलिगोरिकल नॉवेल है, सिंबॉलिकल नॉवेल है और रशियन रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है। आप जानते हैं कि व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की और आपका निकोलस जार और एक कैरेक्टर जो आपका नेपोलियन रिप्रेजेंट करता है, इस कैरेक्टर में किस तरह से इन्होंने एक एनिमलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि हम सभी इक्वल हैं, कोई एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा, कोई मनुष्य का कपड़ा नहीं पहनेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। बाद में आप देखेंगे कि जो चीज़ों का रिजेक्शन था, जब एक वर्ग, खास तौर से पिक्स वाला वर्ग जब पावर में आता है, तो वो किस तरह से अपने आप को उसी तरह बनाना चाहता है, जिस तरह से निकोलस जार जो उस समय का वहाँ का राजा या फिर शासक था। और तो आप देखेंगे कि हम वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, वी टॉक अबाउट कम्युनिज्म, वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, बट जब हम पावर में आते हैं तो हम खुद करप्ट होकर टोटलिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप फॉलो करने लगते हैं। तो यह इसका विरोध है। तो आप जानते हैं कि जो मॉडर्न नॉवेल है वो कितना मॉडर्न लिटरेचर कितना ज़्यादा पॉलिटिकल हो चुका था। आप हमारे आप पोएट्री में देखें तो आपके डब्ल्यू.बी. येट्स जो आयरलैंड में आयरलैंड का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, ईस्टर रिवॉल्यूशन चल रहा था। अ, किस तरह से वो सक्रिय थे, उनकी एस्टर नामक जो पोएम है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उस समय के नॉवेल में पाते हैं और आप देखें इसमें विमेन क्वेश्चन पाएँगे, आप क्लास की क्रिटिक पाएँगे, सोशल क्रिटिसिज़्म पाएँगे, आप आप यस राइट आप ये भी पाएँगे कि किस तरह से जो अंडरडॉग्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो ऑप्रेस्ड क्लास है, उनके वेलफेयर की किस तरह से बात कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म की कैसे बात कर रहे हैं। और जो वॉर की जो ग्रीम रियलिटीज है वो उसकी बात सब कर रहे हैं। तो यह सारे मुद्दे मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल में उस समय बने हुए थे और उसकी चर्चा ये ऑथर्स कर रहे थे। अब मैं आपको चौथे पार्ट की तरफ ले चलता हूँ ड्रामा के क्षेत्र में। और यस भैया मैंने लिखा है आप सभी के समझने के लिए। तो लेट मी टॉक अबाउट मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। यस, यदि हम मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो यदि आप उस समय की सबसे प्रोमिनेंट वॉइस की बात करें या प्रोमिनेंट ऑथर्स की बात करें तो हमारे पास जीबी शाह का नाम सबसे पहले आता है। और ऑफ कोर्स उनके साथ और भी लोग हैं, पिनरो हैं, जॉन गॉल्सवर्दी हैं, और भी लोग हैं। और तो 2 प्रकार के आप ड्रामास उस समय पाएँगे, एक तो रियलिस्टिक प्लेज़ या प्रॉब्लम प्लेज़ जिसे कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ रियलिस्टिक प्लेज़ और प्रॉब्लम प्लेज़ क्या एड्रेस करते हैं, चाहे ये डोमेस्टिक इश्यूज़ हो, चाहे सोशल इश्यूज़ हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, उसको एक तरह से मंच प्रदान करते हैं, अ, डिबेट बना देते हैं उस टॉ उन समाज की उस समय की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को ये वो डिबेट करते हैं उस पर। और डिबेट करते-करते फाइनली हमें एक तरह से अ डिसइल्यूजन की तरफ ले जाते हैं या फिर हमें एक तरह से हमें एक तरह से ऐसा रिवलेशन करते हैं कि कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग और क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या हमें रिजेक्ट करना चाहिए। अब मैं बात करूँ पहले जीबी शाह की, तो जीबी शाह एक ऐसे अथॉरिटेरियन टाइप के राइटर थे जो कहते थे कि आप इनकी यदि वो लाइन पढ़े होंगे कि मेरे लिखने का पर्पस ये है कि पूरा देश का एटीट्यूड या पूरा देश मेरी बातों को ही स्वीकार करे या एक्सेप्ट करे या मेरी तरफ मुड़े। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सोशल वॉइस है यह, और कितना ज़्यादा पॉलिटिकल वॉइस है कि ये खुद ये चाहते हैं कि मैं लिखूं और आप उसको एक्सेप्ट करें और मेरी बात से आप अलाइंड हो जाएं। आप इनकी इन्होंने जो ड्रामा लिखा उस समय इनके ड्रामा को आप शेबियन ड्रामा भी बोलते हैं और इनके ड्रामा को आप ड्रामा ऑफ आइडियाज बोलते हैं। आप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह और इनके जो साथी थे
इन्होंने सामाजिक मुद्दों को एक मंच प्रदान किया अपने ड्रामा के माध्यम से, जहाँ पर यह इन तमाम इश्यूज़ की बात की और उसकी हिपोक्रेसी या फिर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सामने लाया और हमें सही दिशा में ले जाने की कोशिश की। मैं इनका एक ड्रामा का नाम बता रहा हूँ, आर्म्स एंड द मैन, यदि आप उसको पढ़े हों, या फिर मैन एंड सुपरमैन। चलिए इन्हीं दोनों की चर्चा कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। आर्म्स एंड द मैन में आप देखें कि इन्होंने जो एक हमारे यहाँ वैलराइज़ किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है वॉर को, कि वॉर बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ब्लंसली का जो कैरेक्टर है, जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है, अ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ज़िंदा रहें। तो ज़िंदा रहना कितना महत्वपूर्ण है, अर्थात ये जो जितना इस तरह से अट्रैक्शन जोड़ा गया है, इस तरह से ग्लैमर जोड़ा गया है वॉर के साथ, वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और आप देखें कि उसकी जो हीरोइन है इस उसमें, कि किस तरह से उसके डैड खुद आर्मी में रहे हैं, और उसके लिए जो उसका वुड बी हस्बैंड हो सक जो वुड बी होगा, वुड बी हस्बैंड, तो वो भी आर्मी में है और उसके डैड उसको बहुत पसंद करते हैं, और वो बार-बार टॉक करता है कि मैं यह वार, वो वार हम लोगों ने ऐसे लड़ा। तो बाद में पता चलता है कि नहीं, वो उसको तरफ वो नहीं जाती है, बल्कि उसकी तरफ जाती है जो ब्लंटसली है। तो आप देखेंगे कि चाहे रोमांस भी कितना हिपोक्रीट है, कि आप कहीं होते हैं, कहीं चले जाते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जो आइडिया ऑफ ग्लोरी इन वॉर है, उसको बहुत जोर जोर स्तर पर क्रिटिसाइज करते हैं। आप इनके तमाम रचना और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं, रिलीजन है, डोमेस्टिक इश्यूज है, प्रोस्टिट्यूशन है, या फिर मेडिकल प्रोफेशंस है, या फिर क्लास है, क्लास डिवीज़न है। ये सारी चीज़ें जीवी शाह की रचनाओं में आता है। तो जीवी शाह वास्तव में इनकी जो रचनाएँ हैं, वो एक प्रोपेगेंडा ड्रामाज़ है, कि नहीं, मैं चेंज करना चाहता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। तो मेरे लिखने का पर्पज़ खाली नहीं है, कुछ पर्पज़ है। तो इसी कारण से यहाँ से आर्ट फॉर लाइफ सेक का कांसेप्ट आया था। आप जानते होंगे। उसी तरह से यदि आप जॉन गाल्सवर्दी को देखें, तो इनके भी बहुत से ड्रामास हैं, जस्टिस है, स्ट्राइफ है, सिल्वर बॉक्स है। आप ये तमाम पढ़ें तो इसमें भी देखें तो कहीं ये कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन उसकी बात करते हैं, कहीं या बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनजस्टिस है, या फिर जो जेल की कंडीशंस कितनी खराब है। तो ये आप देखिए दोनों विद्वानों को कि किस तरह से समाज पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, कोई मुद्दा इनसे नहीं छूट रहा है, और जहाँ पर इनको क्रिटिसाइज़ करना है, यह दोनों कर रहे हैं। तो एक तरह से रियलिस्टिक और प्रॉब्लम प्लेस बहुत पॉपुलर था, और उसके बाद एक और धारा विकसित हुई उसी बीच, वो पोएटिक प्ले जो वर्स के रूप में लिखा जाता था। और आप जानते हैं कि पोएटिक प्लेस कोई नई 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 चीज़ नहीं थी, बल्कि विक्टोरियन एज में हमारे यू नो रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड टेनिसन ने भी कोशिश की थी लिखने की, बट उस समय की जो परिस्थिति थी वो सपोर्ट नहीं की, दैट्स व्हाई दे गिव अप। और जब यह आप जब डील करते हैं पोएटिक प्लेस, तो आप देखें डब्ल्यू बी एट्स, ऑफ कोर्स, जो अ, इनका आयरिश थिएटर, आप जानते हैं कि वहाँ का नेशनल थिएटर एस्टेब्लिश करने में डब्ल्यू बी एट्स का बहुत बड़ा हाथ है 94 में। और आप देखें इनकी एक रचना काउंटेस कैथलीन, और उसी तरह से टी एस इलियट को देखें, मर्डर इन द कैथेड्रल जो भी है, वो रचना डब्ल्यू एच ऑर्डन की रचना, क्रिस्टोफर शरवुड की रचना। तो आप जब पढ़ते हैं तो आप एक मेन कंसर्न पोएटिक प्लेस का नजर आएगा कि इट इज ग्राउंडेड ऑन रिलीजन। रिलीजन को एड्रेस करते हैं, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स को या रिलीजियस थीम्स को ये ऑथर्स यूज करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स सोशल इश्यूज को तो ये लोग एड्रेस करते हैं। तो काउंटेस कैथलीन में किस तरह से वो अपनी सोल लोगों के पर्पस के लिए बेच देती है, फिर उसके सोल को
नेगेटिव जो इविल पावर है उस किस तरह से लेने आते हैं, मार देते हैं। और टीएस इलियट का ऑफ कोर्स आप थॉमस बेकेट जो उस समय के प्रीस्ट हैं, वो प्रीस्ट को किस तरह से अपनी लाइफ अपने वैल्यूज के लिए त्यागना पड़ता है, और यह करप्शन जो करप्ट पीपल है उसको किस तरह से असैसिनेट करते हैं, मारते हैं। तो ये इस तरह की थीम्स आप पोएटिक प्लेस में आप पाएँगे, और पोएटिक प्लेस ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज़ करने में टीएस इलियट का ही हाथ है। तो आपने देखा कि हम लोग किस तरह से पोएट्री, प्रोज़, नॉवल, ड्रामा से होते हुए अब हम बढ़ चले हैं मॉडर्न इंग्लिश थियरी और थियरी और क्रिटिसिज़्म की तरफ। तो मैंने आपसे पहले ही चर्चा की कि न्यू क्रिटिसिज़्म और रशियन फॉर्मलिज़्म बहुत पॉपुलर हुआ था, ख़ास तौर से आप जानते हैं अ, जॉन क्रॉबी रैनसम एंड टीएस इलियट, आई ए रिचर्ड्स की किस तरह से लोगों ने यह कोशिश की कि अभी तक जो परंपरा बनी हुई थी कि हम कोई टेक्स्ट को जब देखते हैं तो टेक्स्ट का हम हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसकी देखते हैं कि उसमें हमें क्या रिफ्लेक्शंस मिल सकते हैं जिसके आधार पर हम टेक्स्ट को समझ सकते हैं, या बायोग्राफिकल दृष्टिकोण देखते हैं, या फिर हम कल्चरल बैकग्राउंड देखते हैं, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड देखते हैं। तो यह क्रिटिसिज्म कहता है कि नो, हमें उनको रिजेक्ट करना है, बल्कि हमारा मेजर फोकस जो होना चाहिए वो टेक्स्ट पर होना चाहिए। और टेक्स्ट इन द सेंस कि उसके दो इफ यू हैव स्टडीड जॉन क्रोबी रैनसम, तो उन्होंने बात कही कि टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, अर्थात जो इसका फॉर्म है उसका, और उसके बाद यू नो स्ट्रक्चर का मतलब उन्होंने कहा कि जो बेसिक फॉर एग्जांपल यदि आप एक हाउ होम के बारे में सोचें, एक कमरे के बारे में सोचें, तो उन्होंने कहा कि कमरे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो पार्ट्स मिलकर बनाते हैं, वो पिलर्स हो गए, वॉल्स हो गई, लेकिन कुछ इसकी डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पोस्टर लगा दें और भी कर्टेन लगा दें, तो जो कर्टेन है और जो पोस्टर है वो एक तरह से टेक्सचर का काम करते हैं, यानी एक ऐसे। तो उसी तरह से पोएट्री में यदि आप देखें तो आपके जो डिवाइसेस है, लिटरेरी डिवाइसेस, चाहे वो आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच हो, सिंबल हो, या फिर आपका इमेजेस हो, ये सब टेक्सचर का काम करते हैं। और जो कंटेंट है बेसिकली कंटेंट, और जिस और एक उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसको मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है, तो वो उस पर फोकस है कि नहीं, हमें हमें केवल टेक्स्ट टेक्स्ट के बाहर नहीं जाना है, टेक्स्ट पर ही फोकस रखकर उसको एप्रिसिएट करना है, इवैल्यूएट करना है। और तमाम ऑथर्स उस समय आए, ऑफ कोर्स 3 का नाम मैंने बता ही दिया। आपने यदि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी पढ़ा है, इम्सन के बारे में, वह हैं, ठीक है? और ब्रूक है, देयर आर मेनी ऑथर्स एज़ वेल, राइट? तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि ऑथर्स फॉर एग्जांपल क्लिंथ ब्रूक्स, एलन टेट, एफ आर लेविस, विलियम इम्सन, विलियम किविम साठ, मुनरो बियर्डसले, आर पी ब्लैकमर, बहुत लोग हैं जिनका मानना ही था कि आप वर्ड पर फोकस करिए और उसी के आधार पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न पीरियड में लिटरेचर को लेकर हो रहे एक्सपेरिमेंट हो रही थी, उसी का नतीजा था कि आपने ये सारी चीज़ें देखी। तो अभी तक हम लोगों ने यह लिटरेचर की बात की। अब मैं आपके सामने कुछ और चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने बहुत ढेर सारी बातें आपसे कर ली है, और आप आपको कुछ दिखाना है, बस इसलिए मैं इसको आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आप देख पा रहे हैं इसको? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो थोड़ा-सा आप मैंने कहा था ना कि जो लोग उस दिन नहीं जुड़े थे, थोड़ा-सा ध्यान देंगे। तो आप बस देखें, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएगी।
आप में से पूछे थे कि कहाँ से हम पीरियड को माने, तो 1890 से 1940 तक, यानी 1945 का भी समय आप तक आप मानते हैं इसको। और ऑफ कोर्स आप इसका आप देखें कि जब आप हिस्टोरिकल लैंडस्केप की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम एक तरह से ट्रांजिशन देख रहे हैं कि विक्टोरियन से हम एक नए पीरियड की तरफ जा रहे हैं। और जो वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार के कारण किस तरह से आइसोलेशन हुआ था, और जो एक तरह से विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म का कॉन्सेप्ट था कि हम प्रोग्रेस लाएंगे, रैशनैलिटी लाएंगे, वो सब कुछ कोलैप्स कर गई मॉडर्न पीरियड में। और आप देखें कि किस तरह से एलिनिएशन, फ्रेगमेंटेशन, डिस्पेयर, ये सारी चीज़ें लोगों में, समाज में, उनके साइकोलॉजी में, साइकी में अपना घर बनाते गई। और आप ये भी देखें कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टोटलिटेरियनिज्म, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत प्रभावित कर रही थी। ये सब आने से आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ऐसी चीज़ है कि आपको डिह्यूमनाइज कर देती है, आपको फ्रेगमेंटेड कर देती है, यानी मनी मनी वहाँ गॉड हो जाता है और आप उसके पीछे भगते भगते अपना ह्यूमैनिटी को खो देते हैं। और ऑफ कोर्स टोटलिटेरियनिज्म की हमने बात पहले ही कर ली उस चर्चा में। आप देखें, एक ऐसा एज था जहाँ पर यदि आप मेरी पहली क्लास में थे, मैंने बताया कि किस तरह से इंग्लैंड की सत्ता हिल चुकी थी वर्ल्ड वॉर के कारण। और एक तरह से एम्पायर या कॉलोनियलिज्म का अंत हो रहा था, पोस्ट कॉलोनियल वॉइसेस विकसित हो रही थी। तो एक प्रकार का शिफ्ट था। अ, और और आप देखें कि अभी मैं शुरुआत में ही जब अपना लेक्चर आज स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि फ्रायड का कितना बड़ा इम्पैक्ट था हमारे पर्सनालिटी पर, और मॉडर्न पर्सनालिटी पर, और मॉडर्न 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 लिटरेचर पर। आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग, ये जितनी भी टेक्निक्स है, ये फ्रायड के द्वारा, फ्रायड, जुंग और बर्गसन से आई हैं। और रिलेटिविटी थ्योरी से आपने देखा, जो हम बार बार बात करते हैं कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव और नॉन लीनियर पर्सपेक्टिव और नॉन लीनियर नैरेटिव का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो आइंस्टीन के रिलेटिविटी थियरी से हुआ, क्योंकि इन्होंने टाइम स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था उसको कोलैप्स कर दिया। ऑब्जेक्टिव जो कॉन्सेप्ट था कि दोनों अलग अलग चीजें, उसको इन्होंने कोलैप्स कर दिया। और उसी तरह से गॉड इज डेड जो नीत्शे का कॉन्सेप्ट था, जिसको मैंने बताया कि एक जो जब गॉड इज डेड यानी गॉड मर गए, तो एक तरह से हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन की बात बन पड़ी कि हमें अब हमारे लाइफ में मीनिंग देने वाला एस्पेक्ट क्या होगा। तो एक नई मीनिंग की खोज चालू हुई। आप कोर्स ऑफ टीएस इलियट की वेस्टलैंड से इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आप देखते हैं कि बर्गसन ने सब्जेक्टिव टाइम का कॉन्सेप्ट दिया कि टाइम कोई क्रोनोलॉजिकल नहीं है या क्लॉक की तरह नहीं है, बल्कि हर किसी का एक अपना पर्सनल टाइम है। और उस सेंस में इन्होंने टाइम को देखा, टाइम फ्लो करता है किस तरह से हमारे माइंड में, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों से अनसर्टेनिटी फैली, चाहे वर्ल्ड वार हो, चाहे इस तरह से तमाम थियरीज आई जो आपको एक ऐसे प्लेन में लाए कि नथिंग इज सर्टेन, हम क्या स्टैंड लें क्या स्टैंड नहीं थे। तो एक मैंने आपको पहले लेक्चर में स्केप्टिसिज्म के बारे में बताया था कि आपके अंदर डाउट और क्वेश्चन रेज करने का एक एटीट्यूड ये समय पैदा करता है। और ऑफ कोर्स जब हमने कल पहले लेक्चर में स्टार्ट किया था तो एजरा पाउंड की इसी लाइन से कि मेक इट न्यू, कि मॉडर्निज्म मॉडर्न लिटरेचर का एक एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर है। एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर इस सेंस में है कि इसको हर चीज एक नए ढंग से करनी थी, बिकॉज कि जब जब टाइम बदलता है, एक पीरियड बदलता है, तो उसकी सर्कमस्टांसेस, उसकी डिमांड और उसकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। तो जब प्रॉब्लम्स अलग होती है तो लिटरेचर भी ऐसा होना चाहिए, उसके फॉर्म और कंटेंट भी इस तरह से होने चाहिए कि वो उस समय की प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए और लोगों के सामने ला पाए। आप उस समय की पेंटिंग को देखें तो इस तरह मैं आपको बहुत जल्द एक्सप्रेशनिज्म पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आप ये सारी चीजें देख पाएंगे। और विक्टोरियन और मॉडर्निस्ट वैल्यूज में क्या क्या चेंज हुए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है
कि जो विक्टोरियन नॉवेल लिखे जा रहे थे या वो लीनियर होते थे, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम था कि पहले बिगिनिंग होगा, मिडल होगा, लास्ट होगा, लेकिन यह आप टूट जाता है मॉडर्न एज में, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है और एक्सटर्नल रियलिटी से हम इंटरनल रियलिटी की तरफ चले जाते हैं और मोरल सर्टेनिटी जो थी आपके विक्टोरियन एज में, जहाँ मोरालिटी का बहुत हाई कॉन्सेप्ट है, वहां पर आपको डिसइल्यूजन हो जाते हैं या फिर अनसर्टेनिटी में चले जाते हैं, राइट। तो ये सारी विशेषताएं आप देख पा रहे हैं। तो ये रहा आपका कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब फाइनल मोड की तरफ हम चलते हैं। अगेन मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आप उसको देखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस आपको दिख रहा है? यस सर। ओके। तो मैं इसकी चर्चा तो कर ही चुका हूँ आप लोग के साथ, ये मैं चर्चा नहीं करूंगा। जहां से आपको ध्यान देना होगा वहां पर आते हैं। यस, आप थोड़ा सा इन वर्क्स पर नजर बनाएं कि जेम्स जो है, ये जो ऑथर्स हैं, इन्होंने क्या क्या नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन किया, आई मीन क्या क्या मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स किया अपनी रचनाओं में। तो यदि आप जेम्स जोइस को यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इन्होंने देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस लाया, इंटीरियर मोनोलॉग लाया अपनी रचनाओं में। इसी तरह से वर्जीनिया वुल्फ को यदि आप देखें, तो इन्होंने इंटीरियर मोनोलॉग, साइकोलॉजिकल डेप्थ या सब्जेक्टिव टाइम का कॉन्सेप्ट लाया कि किस तरह से आप अपने अनुसार पास्ट और प्रेजेंट में स्विच कर सकते हैं। इन्होंने इनका कॉन्सेप्ट है। टीएस इलियट का ऑफ कोर्स आप लोगों ने बार बार पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन लाया, एल्यूजन लाया अपनी पोएट्री में, और इन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनल इम्पर्सनल पोएट्री, या फिर आप यस Objective correlative, sir. no, I'm talking about his theory of impersonality, right? तो यस, ऑब्जेक्टिव एक्चुअली वह ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है उनकी इसी थियरी से जुड़ा हुआ है। तो इनकी थियरी कोई अलग अलग माने एक एक ही साथ सब बधा हुआ है, राइट। डीएच लॉरेंस को देखें तो ऑफ कोर्स मैंने आपसे चर्चा की कि किस तरह से सेक्सुअलिटी को, इमोशनल लाइफ को, और ऑफ कोर्स इंस्टिंक्ट और मॉडर्न सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सामने लाते हैं। उसी तरह से आप डब्ल्यू बी एट्स को देखें तो इन्होंने आयरिश माइथोलॉजी, सिंबोलिज्म, ये सारी चीजों से अपनी पोएट्री को भरा हुआ है। जोसेफ कनराड को आप देखें तो इन्होंने इंपीरियलिज्म ऑफ कोर्स की बात की है, मोरालिटी की बात की है। बट ये मोरालिटी आप जाने कन्फ्लिक्चुअल मोरालिटी है, यानी मोरल एम्बिगुइटी है। और फिर वो डार्क एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑफ कोर्स हार्ट ऑफ डार्कनेस आप पढ़ेंगे तो उसमें है। और आप एम फॉस्टर को देखें तो इन्होंने सोशल क्लास, हिपोक्रेसी इत्यादि के इशू को एड्रेस किया है, राइट। अब आप नीचे चले जाएं, आप और भी देखें। ओ जस्ट वेट, गाइस हम जस्ट गाइस वेट, थोड़ा सा मेरे, इनफैक्ट मैं उसको डिलीट कर दिया हूँ या क्या कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास इसका एक और बैकअप है। मैं बैकअप दिखाता हूँ आपको। आपको दिख रहा है साफ साफ? मित्रों यदि दिख रहा हो तो थोड़ा मुझे बताने कष्ट करें। यस सर। ओके। यस, मैं अब आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुत जल्द हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। अब आप देखें कि जो
क्या-क्या मॉडर्न एलिमेंट्स है अक्रॉस इंग्लिश पोएम्स में। तो पहले हम इंग्लिश पोएम्स में देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हो रही थी। तो आप देखें एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स आपको ब पता चला कि फ्री वर्ड्स का ये लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। जो लाइन की लेंथ थी या फिर स्ट्रक्चर था कितना हैफ़ज़ार्ड स्थिति में था। वो इसलिए था कि मॉडर्न लाइफ़ भी उसी तरह से कॉम्प्लेक्स थी। आपने टी.एस. इलियट का यदि वेस्टलैंड पढ़ा हो तो देखा होगा कि कितना फ्रेगमेंटेड और मल्टीपल वॉइसेस का उन्होंने प्रयोग किया है। कहीं टायरेसियस बोलता है तो कहीं उनके अन्य कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? और फिर आप देखेंगे कि मॉडर्न पोएट्री में साइकोलॉजिकल डेप्थ है, सब्जेक्टिविटी है, इनर रियलिटी की बात करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। मॉडर्न पोएट्री में बहुत ज़्यादा सिंबॉलिज्म और इमेजरी का प्रयोग होता है और ऑफ कोर्स जो उस समय का सोशल इश्यूज थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, चाहे फिर जो समाज में एक निरस्ता छाई हुई थी, वो उसकी बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन और डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं ना। अ, तो चाहे वो टाइम के संदर्भ में हो, टाइम में शिफ्ट बार-बार होता है, कभी पास्ट होता है, कभी प्रेज़ेंट होता है। अलग-अलग टाइम में हम अलग-अलग चीज़ों को हाइलाइट करते हैं। अ, यू कैन सी आप यदि टी.एस. इलियट का पढ़े हों तो उसमें जो फिलोमेल की बात होती है कि फिलोमेल के साथ ऐसा हुआ, तो फिर तुरंत आपको पता चलता है कि नहीं प्रेज़ेंट में भी ऐसा हो रहा है। तो टाइम में भी शिफ्ट होता है, वॉइस में भी शिफ्ट होता है। तो यह सारी विशेषता यस ऑफ कोर्स आप देखें कुछ समय नॉवेल देखें या ड्रामा देखें या फिर आप पोएट्री देखें, आयरनी से, पैराडॉक्स से, एम्बिगुइटी से भरा हुआ, क्योंकि यही वह इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू राइटर्स अपनी क्रिटिसिज्म को हवा देते हैं या अग्नि देते हैं और समाज में अपनी बातों को लाते हैं। एलिनेशन है, एग्जिस्टेंशियल कंसर्न है। मैंने बताया कि जब वेल ना तो रिलीजन आपकी लाइफ को मीनिंग दे पा रहा है, ना तो आपकी लाइफ को साइंस मीनिंग दे पा रही है, ना तो फिलॉसफी दे पा रही है। तो एक तरह से ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन हो, आखिर आखिर क्या चीज़ होगा कि हमारे लाइफ से ये दुःख का अंत हो? तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स हिस्ट्री, मिथ, लिटरेचर हमने देखा कि हिस्ट्री हिस्ट्री का मिथ से, तमाम सोर्सेज़ से कैसे एल्यूजन से लिया जाता है। ये आपने आप देख ही चुके हैं। और सोशल पॉलिटिकल मुद्दे पोएट्री में बहुत ज़्यादा हैं उस समय के। तो इन शॉर्ट आप देखें कि एक्सपेरिमेंटेशन यानी एक्सपेरिमेंट से भरी तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, चाहे वो टेक्निक के संदर्भ में हो, टाइम के संदर्भ में हो, साइकोलॉजिकल डेप्थ आप देखेंगे, इनर रियलिटीज़ आप देखेंगे, तो मॉडर्न पोएट्री का हिसाब यह है। उसी तरह से यदि आप मॉडर्न इंग्लिश प्रोज़ में देखें, तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म आपको मिलेगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मिलेगा, उसी तरह से नॉन लीनियर स्ट्रक्चर आपको मिल मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूँगा। और ये सेल्फ रियलाइजेशन है, सिंबॉलिज्म है, इमेजरी है, तमाम इस तरह के इश्यूज उस समय की प्रोज की रचनाओं में आप पाएंगे। अब थोड़ा सा आप देखें कि उस समय मॉडर्न नॉवेल्स में क्या क्या था, तो आप देखेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नैरेटिव है, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल डेप्थ, इनर लाइफ है। यानी मैंने आपसे शुरुआत में ही बात कर ली कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का या फिर आप देखें साइकोलॉजिकल टेक्निक का, फ्रेगमेंटेशन का या टाइम के साथ या फिर स्पेस के साथ जो एक्सपेरिमेंट है, वो सारे इश्यूज थे मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न नॉवेल्स में। उसी तरह से प्लेज में आप देखें, प्लेज में आप सामाजिक आलोचना पाएंगे, आप साइकोलॉजिकल और इनर रियलिटीज पर जोर पाएंगे और जस्टिस की बात होगी। ये तमाम चीज़ें उस समय के मुद्दे हैं, आप उस नावल में पाएंगे। सॉरी, ड्रामा ड्रामा में भी पाएँगे आप। तो अ, आप पोएटिक ड्रामा में भी देखिए, मैंने कहा कि रिलीजन बहुत मैटर करता है, सोशल मुद्दे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऑफ कोर्स जब ये मॉडर्न रचनाएँ हैं तो सिंबल्स और एलिगरी तो उसमें आएँगी ही आएँगी। आप चाहे टी.एस. इलियट को पढ़ लें, चाहे आप डब्ल्यू.बी. येट्स को पढ़ लें, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और आप देखें कि मॉडर्न लिटरेचर एक तरह से सोशल कमेंट्री है, पॉलिटिकल कमेंट्री है या कल्चरल कमेंट्री है। एक तरह से ऑथर्स की जो साइट है, जो विजन्स है, वो यह है कि हमें समाज की जो फ्रेगमेंटेशन है उसको हाइलाइट करना है और फिर वी हैव टू सर्च फॉर अ मीनिंग।
तो यह सब पाएँगे। अब फाइनली आप देखें कुछ रचनाएँ और उन रचनाओं में क्या मॉडर्न एलिमेंट्स है वो आप देखें। मैं कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ही दिखाऊँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन आप प्रोमिनेंट एग्जांपल्स देखें। अब आप देखें द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये बहुत पॉपुलर पोएम है टी.एस. इलियट की और ऑफ कोर्स आप इसमें जानते हैं एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत हेजिटेंट है, जो जिसको अपनी प्रेमिका को प्रपोज़ करना है बट प्रपोज़ करने से पहले इसके माइंड में अथाह प्रकार की बातें चलती हैं, हेजिटेंसी चलती है और फिर वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि समाज की जो औरतें हैं या लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, राइट। तो एक तरह से पैनोरमिक दृष्टि भी रखता है और करप्शन, फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन वो सब की बात करता है, बट वो उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं हो पाती कि वो जा पाए। इसी को कहते हैं एंटी हीरो। जो मैं हीरोइक स्टेप न ले पाए उसको एंटी हीरो बोलते हैं और एंटी हीरो ही इसमें है। आप देखें क्या-क्या चीज़ें हैं इस नॉवेल में, स्ट्रीम ऑफ इस पोएम में क्या-क्या चीज़ें हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, अर्बन एलिनिएशन, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल डेप्थ, एंटी हीरोइक प्रोटैगनिस्ट। तो यह सारी चीज़ें मॉडर्न ये मॉडर्न एलिमेंट्स आप इस पोएम में पाएँगे। इसी तरह से टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड पढ़ें तो हमने काफ़ी बार चर्चा कर ली है, ये सारे एलिमेंट्स पाएँगे। अ, विल्फ्रेड ओवेन जो वॉर पोएट हैं, आप देखें एक इनका भी एक रचना देख ही लीजिए आप। ये आप अब मैंने कहा ना कि जो वॉर पोएट्री होती है वो एंटी वॉर स्पिरिट उसमें होती है, रियलिज्म होता है, तो आप इसमें वो देखें एंटी वॉर स्पिरिट एक तरह से विशेषता है मॉडर्न वॉर पोएट्री की। और ऑफ कोर्स इमेजरी है, तो आपने देखा कि जो इमेजरी है, मिथ है या फिर सिंबल है, वो तो इनके पार्ट रहते ही रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने बात की कि जो हम वॉर को लेकर बहुत आइडियलाइज करते हैं, तो यहाँ पर आप रिजेक्शन देखें और न केवल इन्होंने ही रिजेक्ट किया बल्कि ड्रामा में आपने देखा शॉ ने भी रिजेक्ट किया है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैंने कहा कि वॉर के कारण जो इन इन आप इंटरनली इंजर्ड होते हैं, साइकोलॉजिकली इंजर्ड होते हैं और न्यूरोसिस और ट्रॉमा के आप शिकार हो जाते हैं, उस समय की इनकी पोएम किस तरह से इन मुद्दों को एड्रेस कर रही है। अब आप डब्ल्यू.बी. येट्स की देख लें आप, जो मैंने बताया कि वो इट्स अ वेरी पॉलिटिकल तो इन्होंने और डब्ल्यू.बी. येट्स की जो पोएम है बहुत ज़्यादा सिंबॉलिकल है। यह सारी विशेषताएँ आप इनकी इस पोएम में देख सकते हैं। सेकंड कमिंग में भी आप देखें सिंबॉलिज़्म है, एंग्ज़ायटी है, फ्री वर्ड्स का इन्होंने प्रयोग किया है। यह सारी चीज़ें इनकी पोएम में आप पा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिया है बट इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। अब मैं आपको कुछ ड्रामा के और ऑफ कोर्स लेट मी टॉक अबाउट यस। मैं आपको एक चीज़ बात नहीं मैंने कहा था मैं बात करूँगा, देखिए मेरी निगाह से ये गुज़र रहा है तो मैं आपको बता दूँ। एज़रा पाउंड इमेजिज़्म को पॉपुलराइज़ करने का बहुत बड़ा हाथ है और ये जो इमेजिज़्म मूवमेंट था वो यही था कि ये फ्री वर्ड्स को पोएट्री में पॉपुलराइज़ करने पर जोर देता है और फिर यह इस बात पर जोर देता है कि कोई ऐसा हमें अ, सुपर कोई ऐसा आर्टिफिशियल वर्डिंग नहीं करनी है जिससे कि मीनिंग एम्बिगुअस हो जाए या फिर हमें बिल्कुल क्लैरिटी रखना है तो क्लैरिटी पर जोर है, डायरेक्टनेस पर जोर है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पर जोर है। तो आप इनकी पोएम में ये सारी बातों को पाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं प्रोज की तरफ। तो प्रोज में आप सीधे देख लें जो वर्जीनिया वुल्फ की रचना है अ रूम ऑफ वंस ओन। तो आप जानते हैं मैंने इसके बारे में बात की भी है कि इसके इसका पूरा मुद्दा क्या है इस रचना का। लेकिन इसमें जो चीजें हैं आप देखें फेमिनिस्ट ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट वॉइसेस बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, ये सारी विशेषता आप इनकी आई मीन जो प्रोज पीस है उसमें देखेंगे। लेकिन उस समय के जो और इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं आप उन पर ध्यान दें थोड़ा सा। लेट मी ब्रिंग दैट या जी.के. चेस्टरटन को देखें आप। जी.के. चेस्टरटन की रचना है आप देखें। यदि आप कुछ
यदि आप देखें, यदि कुछ ऑथर्स ऐसे हैं, यदि बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो एक चीज़ में तो एक्सपेरिमेंट किया है कि उन्होंने आयरनी का प्रयोग किया है, उन्होंने पैराडॉक्स का प्रयोग किया है, उन्होंने एम्बिगुइटी का प्रयोग किया है, उन्होंने सिंबल का प्रयोग किया है, उन्होंने इमेजेस का प्रयोग किया है। इन सारे चीज़ों के कारण भी उनकी जो रचनाएँ हैं, वह मॉडर्न टच रखती हैं। और ऑफ कोर्स वी हैव हियर जीके चेस्टरटन। आप देख सकते हैं इनकी रचना ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ह्यूमरस क्रिटिक ऑफ मॉडर्न बोर्डम, जो वर्तमान की जो दास्ताँ है वो उसके किस तरह से उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन ओवर सोसाइटल नॉर्म्स, यानी सब्जेक्टिव परसेप्शन सब परसेप्शन को इन्होंने महत्व दिया है। एंटी विक्टोरियन स्टाइल देखें, लाइट है, आयरॉनिक, प्लेफुल है। आई मीन इन्होंने आयरनी का प्रयोग किया है, कोई फिक्स्ड मीनिंग की बात नहीं की है। देयर इज मल्टीपल मीनिंग्स, नो, सब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऐसे फॉर्म। तो ये सारी विशेषता आप देख सकते हैं प्रोज में। इसी तरह से मैंने सभी का यहाँ पर किया हुआ है। अब आपको मैं ले चलता हूँ नॉवेल की तरफ। इनफैक्ट मैंने इस पर बड़ी मेहनत कर दी आप लोगों के लिए, तो आप देखिएगा। यस, लेट मी टॉक अबाउट मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल्स। यूलिसिस को आप देख लें। यूलिसिस आप देख लें, आप लियोपोल्ड ब्लूम और इनकी वाइफ हैं, और स्टेफन डेडलास, 3 कैरेक्टर्स मेजर हैं, और उन्हीं के अराउंड ये नॉवेल है। बहुत बड़ा नॉवेल है, लेकिन इसमें जो जो एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मिलेगा, फ्रैगमेंटेड नैरेटिव मिलेगा, साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलेगी, अर्बन रियलिज्म मिलेगी। आप एक चीज समझ पाएंगे कि जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट विक्टोरियन रियलिज्म, राइट, तो विक्टोरियन रियलिज्म ऑब्जेक्टिव रियलिज्म है जो आउटर रियलिटी की बात करता है। लेकिन जो मॉडर्न रियलिज्म है वह, यू कैन से दैट कि यह आउटर की बात तो करता ही है, लेकिन वह इनर रियलिज्म, जो साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स है, रियलिटीज है, उसकी भी बात करता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि यह आउटर रियलिटी को बिल्कुल रिजेक्ट करता है, बल्कि यह इनर और आउटर दोनों रियलिटीज को एक मिक्स कर देता है और साथ लेकर चलता है। अ, और ऑफ कोर्स यदि आप विक्टोरियन रियलिज्म को पढ़ें तो वो डर्टी एस्पेक्ट या इवल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा फोकस्ड किया हुआ है। आई मीन जो अ, जो यदि आप कोई भी नॉवल नॉवल उठाएं तो आप देखें समाज का नेगेटिव साइड्स की ज्यादा बातें हुई है विक्टोरियन में। चाहे आप डीएच लॉरेंस को देखें तो बच्चों के बारे में जब आप बात करते हैं तो किस तरह से ओलिवर ट्विस्ट में आप देखेंगे कि बच्चों का गैंग है। तो इस तरह के वो डार्क सोशल रियलिटीज को सामने लाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनर रियलिटीज को ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं। माइंड में क्या चल रहा है उसको सामने लाने की कोशिश होती है ऑथर्स की। इसी तरह से वर्जीनिया वुल्फ को आप देखें तो आप देखें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव टाइम, इनर मोनोलॉग, राइट। तो आप और देखेंगे कि इनके जो मॉडर्न नॉवल के जो प्लॉट होते हैं वो लीनियर नहीं होते, बल्कि वो हैप्पैज़ार्ड होते हैं। उनका कोई यूनिटी नहीं होती है, जो टाइम की यूनिटी का कॉन्सेप्ट है या फिर एक्शन की यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। वो कोई भी यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता। दैट्स वाई फ्रेगमेंटेड होता है, राइट। तो इसी तरह से आप नॉवेल में भी देख सकते हैं। फिर आप आए थोड़ा सा ड्रामा भी देख लिया जाए एक दो। यस, आप ड्रामा भी देख लें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ही देख लें। इनकी रचना पिग्मैलियन, सेंट जॉन, और ऑस्कर वाइल्ड का इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट देख लें। आर्म्स एंड द मैन मैं खास तौर से लाना चाह रहा था। देखिए, आर्म्स एंड द मैन को आप देखें, और आप इसको पढ़े हों। आई 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 होप कि आप सभी ने पढ़ा है इसको। तो आप देखें यहाँ पर ये रोमांटिक आइडियल्स का मतलब कि भाई वार बड़ी अच्छी चीज है, ये उसको क्रिटिक करता है और भी सामाजिक मुद्दों को वो लाता है। ठीक है, तो वही बात मैं जो कर रहा था कि जिंदा रहना इज मोर इम्पोर्टेंट कि अपेक्षाकृत कि आप ब्रेवरी या फिर पैट्रियाटिक जील दिखाते हैं और अपना या खुद मारते हैं दूसरों को या खुद मर जाते हैं। तो सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि
जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने ब्रूटल रियलिटी दिखाई है कि इतने इनोसेंट पीपल भी मारे जाते हैं। हाँ, तो दैट्स वाई यह जो स्कोप यह इस तरह की चीजें उन समय के ऑथर्स के माइंड में आई हैं। तो यह सारी बातें रही आप लोग के साथ। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है मॉडर्निज्म का, तो आई होप आप काफी आसानी से इसको डील कर पाएंगे। तो मित्रों, मैं मॉडर्निज्म को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आई होप कि आपका काफी हद तक मॉडर्निज्म क्लियर हुआ होगा पहले लेक्चर से लेकर आज के लेक्चर तक। जी, आप में से कोई अपना विचार देना चाहेगा? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। कोमल जी, आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं आ पा रही मुझे। हाँ सर, थोड़ी क्लियर नहीं होगी सर। अब आ रही जी है जी। आवाज? जी आ रही है हाँ बिल्कुल। सर। सर बहुत अच्छा था, और बहुत चीजें मुझे बहुत टफ लगता था मॉडर्निज्म, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता था पढ़ना, और ऐसा है पता नहीं क्यों। लेकिन सर आपने पढ़ाया और मुझे बहुत चीजें समझ में आ गई। बस सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, कुछ जी जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर आप मुझे हम लोग को प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे जैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या मतलब कैसे पूछा जा सकता है सर, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सर श्योर आपने श्योर बेसलाइन भी दिया था। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा कर दूंगा। जी जी। अ, और कोई मित्र? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीति। थैंक यू सर, बहुत इतने अच्छे लेक्चर के लिए। बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया है मॉडर्निज्म पर। मेरे लिए बहुत ही टफ विषय बन गया था एक मॉडर्निज्म का, लेकिन आज की आपकी क्लास देखकर लग रहा है कि हाँ, ये काफी इजी हो गया है मेरे लिए। जी सर। तो नीति जी, आप पहले लेक्चर में थी क्या हमारे? नहीं सर, पहला लेक्चर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी आपका किसी वजह से। प्लीज आप पहला लेक्चर सुनिएगा, क्योंकि वहां उसको यदि आप सुन पाएंगी तो आपके लिए मॉडर्निज्म बहुत आसान हो जाएगा। जी 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 सर, एक चीज थोड़ी सी क्लियर करनी है, मुझे डाउट जी था जी। मेरा, हाँ क्योंकि हाँ। जैसे एज ए कंटेम्प्रेरी बेकन को शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी माना जाता है, हम्म। तो तो क्या इनके एसेज को हम शामिल करेंगे मॉडर्निज्म में? नहीं 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 करेंगे ना। आप देखिए, ऐसा है कि जो हमारे बेकन है ना, जी यदि आप वो जैकोबियन पीरियड में आते हैं, और जैक आप यदि एलिजाबेथन पीरियड से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और जैकोबियन पीरियड तक वो गए। आप जी जेम्स फर्स्ट का पीरियड आप देखें तो 1603 ईस्वी से 1603 में स्टार्ट होता है, और 1605 तक जाता है। आई एम सॉरी, 1625 तक जाता है, ठीक है। जी जी तो चूंकि और आप जानते हैं कि 1626 में बेकन की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो उनकी जी जो रचनाएं हैं वह जैकोबियन पीरियड में खास तौर से हैं, और आप उनके देखें 100 जो 6 एसेज उन्होंने लिखा है। हम्म। उन्होंने उनका पहला पब्लिकेशन आया था 1597 में, और जिसमें उन्होंने 10 एसेज पब्लिश किया था, ठीक है ना। और फिर उन्होंने उनका आई थी 1612 में, जिसमें उन्होंने 38 एसेज पब्लिश किया था। और फिर आया था 1625 में, जिसमें उन्होंने 58 एसेज पब्लिश किया, ठीक है। तो वो जैकोबियन पीरियड का है, ठीक है। और वो भी उनकी जो रचना है आप देखें, वह एक तरह से प्रोवर्बियल स्टाइल है, ठीक है। प्रोवर्बियल स्टाइल है, शॉर्ट क्रिस्पी सेंटेंसेस वो लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो वह इसका हिस्सा नहीं है, वह बिल्कुल अलग है। और जो मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत आएगा वो मॉडर्न पीरियड में आप शामिल करें। लाइक सर, जैसे एक्सप्रेशनिज्म में उन्होंने ऑफ स्टडीज से रिलेटेड जितनी चीजें दिखाई हैं। जी, एक बार और आप बोले। ऑफ स्टडीज करके एक ऐसे है ना सर इनका, हाँ ऑफ हाँ स्टडीज। बिल्कुल, ऑफ स्टडी, जी जी जी। जी, तो ये भी बिल्कुल। इसमें कुछ। जी, इसमें आप क्या पूछना चाहती हैं हमसे? हाँ सर, मैं ये बस कंफर्म करना चाहती थी सर, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो मॉडर्निज्म से बिल्कुल मतलब मेल मैच नहीं अच्छा अच्छा, हो रहे हैं। जी जी जी। दी, मैं आपका ये डाउट बहुत अच्छा से दूर करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है ना कि आप एक बात जाने कि हर एज में, हर एज का अपना एक मॉडर्न एटीट्यूड रहा है, हर एज का, ठीक है।
एक पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हुए हैं हमारे बहुत बड़े हिंदी के विद्वान, ठीक है? तो अपनी हर एज की एक मॉडर्न दृष्टि रही है और मॉडर्न दृष्टि ये कहती है कि आपके अंदर एक स्केप्टिकल एटीट्यूड होना चाहिए कि किसी चीज को आप उस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं बिना वेरीफाई किए हुए, बिना जज किए हुए। जब आप अपने रैशनैलिटी से, अपने विवेक से तय कर लेते हैं, तब जाकर आप में वो मॉडर्न एटीट्यूड आता है। तो मॉडर्न एटीट्यूड यही कहता है कि आप किसी चीज को ब्लाइंडली स्वीकार ना करें, बल्कि उसको वेरीफाई करें, या वो सही है या नहीं सही है, तब आप तय करें, ठीक है? और वास्तव ओके में सर। जो आपके यह बेकन है, वो आप जानते हैं कि इंग्लैंड की जो प्रोज राइटिंग में एम्पिरिसिज्म लाने का, वो एम्पिरिसिज्म के फादर भी बोले जाते हैं। यानी साइंटिफिक राइटिंग थी और बिल्कुल रैशनैलिटी पे बेस्ड थी। यानी वह पहले खुद, उनकी रचना पढ़ने के बाद लगता है कि उन्होंने पहले चीजों को एक्सपेरिमेंट किया है और फिर उन्होंने लिखा है। तो यह एटीट्यूड वास्तव में मॉडर्न एटीट्यूड उनके अंदर है, ठीक है ना? लेकिन चूंकि यस सर। वह जिस तरह से कबीर के बारे में हम बात करें, तो मेडिवल एज में कबीर ने जो बात कही कि अ, उन्होंने चाहे किसी भी मुद्दे पर क्रिटिसाइज किया, हाँ, यदि आप कहें कि उन्होंने एक बात कही कि हमारा जो शरीर है सभी का, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इसमें कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? हर किसी के अंदर वही चीज़ है, ठीक है? तो उसी तो ये देखिए विवेक, कितना विवेक ढंग से या फिर कितना रैशनल ढंग से बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे राइटर्स हर एज में कुछ ना कुछ हुए हैं, जिन्होंने इस तरह का मॉडर्न यस एटीट्यूड दिखाया है। जी। यस सर। जी, जी। जी। थैंक यू निधि ओके, जी। जी, थैंक मैं यू और सर। और किसी मित्र से बात करना चाहूँगा। मित्रों, क्या अब आप इस स्थिति में हैं कि आप अपने मॉडर्निज़्म पर क्वेश्चन आए तो डील कर लेंगे? जी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ओके। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच। जी, मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि भाई आप मेरा पहला लेक्चर जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसको सुनेंगे आपका मॉडर्निज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। तो थैंक यू सो मच मित्रों। अब हम हमारी जो अगली क्लास होगी वह इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और सरियलिज्म पर होगी, और वह इसलिए होगी क्योंकि वो मॉडर्निज्म, जब हम मॉडर्निज्म की स्टडी करते हैं तो इनको स्टडी किए बिना हमारा मॉडर्निज्म कंप्लीट नहीं होगा, और चूंकि हमारा मॉडर्निज्म इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। जी, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर देता हूँ। सर को मैं अभी शेयर कर देता हूँ और आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ, ताकि आप सभी लोग उससे लाभान्वित हों, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।